Hello everyone, I am your educator Jashan and I welcome you to Arpita Sharma classes. This lecture will be on Chapter 5 Rights of NCERT Class 11th Political Theory. Students, you can subscribe to Arpita Sharma classes for daily The Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs for prelims preparation, strategy classes for UPSC CSE, polity classes, economics classes and much more. You can also subscribe to our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease for PDFs and class notes. Arpita ma'am takes live classes on Unacademy Plus. You can use code SharmaYT10 to get 10% discount there. Now let's come to the topic for today, which is rights. First question that arises, what are rights? ठीक है, rights हैं क्या? तो ये बोला जाता है कि rights are primarily those claims that are regarded to be necessary for leading a life of respect and dignity. किसी भी पर्सन के लिए एक रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड लाइफ व्यतीत करने के लिए जो जरूरी क्लेम्स हैं उनको राइट्स का नाम दिया जाता है. ठीक है, तो कई ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे हम राइट्स क्लेम करते हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट ग्राउंड है वो ये है कि दैट राइट्स रिप्रेजेंट कंडीशंस दैट आर ए सोर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है कि राइट्स वो वाली कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे किसी पर्सन को डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है. जैसे सबसे पहले है राइट टू लाइवलीहुड. इसको हम नेसेसरी कंसीडर कर सकते हैं फॉर लीडिंग द लाइफ ऑफ डिग्निटी. अगर एक पर्सन गेनफुली एम्प्लॉयड है, अच्छे तरीके से उसके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो उस पर्सन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देता है और उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी डिग्निटी है, वो इम्प्रूव होती है. ठीक है, वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकता है और उसके साथ अपने टैलेंट्स और इंटरेस्ट को भी परस्यू कर सकता है. या अगर हम राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स देखें, ठीक है, तो अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस करने का हमारे पास अधिकार होगा तब भी हम क्रिएटिव हो सकेंगे, राइटिंग में, डांस में, म्यूजिक में या किसी भी फील्ड में. ठीक है, एक और बात है स्टूडेंट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रिलेटेड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. सिंस ये क्या करता है कि इससे हम अपने राइट ओपिनियंस जो है गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो जैसे राइट टू लाइवलीहुड है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन सारे राइट्स को यूनिवर्सल राइट्स माना गया है. एक सेकेंड ग्राउंड जिसके बेसिस पे लोग ह्यूमन बींग्स राइट्स क्लेम करते हैं वो है राइट्स आर नेसेसरी फॉर अवर वेल बीइंग. ठीक है, ये कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स हैं दे आर हेल्प इंडिविजुअल्स टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स. ह्यूमन राइट्स होने के कारण ही पर्सन अपना टैलेंट्स और स्किल्स डेवलप कर सकता है. जैसे क्या है राइट टू एजुकेशन. It helps to develop our capacity to reason, gives us useful skills and enables us to make informed choices in life. ठीक है, कि जब किसी पर्सन के पास राइट टू एजुकेशन होता है वो अपने उसकी जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग स्किल्स गेन कर सकता है. ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे क्या है इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेता है कि उसने क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, क्या चीज़ उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी. तो इस तरीके से जो राइट टू एजुकेशन है वो एक पर्सन की वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है. लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि अगर कोई एक्टिविटी किसी पर्सन की हेल्थ के लिए इंजरियस है तो उसको हम एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते. जैसे ये मतलब मेडिकल रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जो ड्रग्स हैं वो दैट आर इंजरियस टू वंस हेल्थ. ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी पर्सन ऐसे क्लेम नहीं कर सकता कि अगर उसको मतलब ड्रग्स लेने हैं या और कोई नार्कोटिक सब्सटेंसेस लेने हैं या स्मोकिंग करनी है तो वो उसका फंडामेंटल राइट है, उसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसे नहीं कह सकते. ठीक है, बिकॉज इट्स इंजरियस टू हिज हेल्थ एज वेल एज टू द हेल्थ ऑफ द पीपल अराउंड हिम. जैसे स्मोकिंग के केस में तो पैसिव स्मोकिंग का भी इशू रहता है, या बाकी ड्रग्स के केस में क्या होता है पर्सन का बिहेवियर अफेक्टेड हो जाता है और उसका जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं. So, in terms of our definition of right, smoking or taking banned drugs cannot be claimed as a right. तो इस तरीके से हमारी जो definition है उसमें हम smoking या banned drugs के जो उसको उनको लेना है उसको claim नहीं कर सकते कि ये मेरा right है, मैं ये करूँगा. Second question जो है वो ये है कि where do rights come from? कि rights
जो हमारे पास हमारे अधिकार हैं वो कहाँ से आए हैं, ठीक है। अधिकार कहाँ से आए हैं उनका सोर्स पता करने के लिए राइट्स को दो तरह के राइट्स में डिवाइड किया गया है। एक है, कुछ लोग नेचुरल राइट्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिफाइन करते हैं ह्यूमन राइट्स, ठीक है। जो 17th और 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे स्टूडेंट्स, उनका ये आर्गुमेंट था कि जो राइट्स हैं दे आर गिवन टू अस बाय नेचर और गॉड, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि जो इंसानों के अधिकार हैं, हमारे राइट्स हैं, हमें वो नेचर से मिले हैं, भगवान से मिले हैं, तो हमें किसी सोसाइटी ने या किसी रूलर ने नहीं दिए, ठीक है। तो क्योंकि वो राइट्स जो है वो किसी रूलर ने या किसी सोसाइटी ने नहीं दिए, तो इसलिए ये जो नेचुरल राइट्स हैं दे आर अनएलिनेबल, तो उनसे ये छीने भी नहीं जा सकते, ठीक है। कि अगर अधिकार आपको आपके राजा ने नहीं दिए तो राजा छीन भी नहीं सकता, ठीक है। तो उसके अंदर जो नेचुरल राइट्स थे जिसको वो क्लेम करते थे कि हमें नेचर ने या गॉड ने दिए हैं, उसके अंदर 3 तरह के राइट्स आते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो 17th और 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट का ये कहना था कि जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, ये नेचर की तरफ से है, गॉड की तरफ से है, इसे कोई छीन नहीं सकता। या लिबर्टी, फ्रीडम जो है, या प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार, ये भी नेचुरल राइट है, इसको भी कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। और ये माना जाता था कि बाकी जितने भी राइट्स हैं वो इन बेसिक राइट्स से ही डिराइव किए गए हैं, ठीक है। The conception of natural rights has been used widely to oppose exercise of arbitrary power by states and governments and to safeguard individual freedom. जो इनका ये रीजन था कि जो हमारे राइट्स हैं हमें तो वो नेचर ने कॉन्फर किए हैं, किसी रूलर ने कॉन्फर नहीं किए। तो इस रीजन को यूज करते हुए लोगों ने बहुत बार क्या किया था, जो राजाओं की या स्टेट्स की, गवर्नमेंट्स की आर्बिट्रेरी पावर थी उसको काउंटर किया था, और इस आर्गुमेंट को यूज करते हुए ही उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम जो थी उसको रिस्टोर किया था, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये जो है कॉन्फरिंग ऑफ राइट्स बाय नेचर और गॉड, ये आजकल जो टाइम है उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से ये माना नहीं जाता है, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स टर्म को ज्यादा यूज किया जाता है रेदर देन नेचुरल राइट्स। पहले नेचुरल राइट्स बोलते थे, अब ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो गारंटीज हैं जो ह्यूमन बींग्स खुद सीक करते हैं, ठीक है, ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। The assumption behind human rights is that all persons are entitled to certain rights simply because they are human beings. Students, natural rights में क्या था, वो लोग क्लेम कर रहे थे कि राइट्स उनको उनके भगवान ने दिए हैं या नेचर ने दिए हैं। तो ह्यूमन राइट्स के पीछे वाला लॉजिक ये है, ये असम्पशन है कि ह्यूमन राइट्स वो वाले राइट हैं जो कि हर इंसान को मिलेगा, हर ह्यूमन बीइंग को मिलेगा। वाई क्यों मिलेगा? फॉर हिज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सिंपली बिकॉज ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। उसके ह्यूमन बीइंग होने के कारण ही उसको कुछ बेसिक राइट्स, कुछ मिनिमम राइट्स मिलने ही मिलने चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये गॉड ने दिए या नेचर ने दिए हैं। फॉर द वर्च्यू, ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ हिम बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, उसको कुछ राइट्स मिलने हैं, ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग ईच पर्सन इज यूनिक, हर पर्सन यूनिक है और इक्वली वैल्यूएबल है, हर लाइफ की इक्वल वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से ये माना जाता था कि एवरी पर्सन इज इक्वल एंड नो वन इज बोर्न टू सर्व अदर्स, कि कोई भी पर्सन किसी और पर्सन की सर्विस करने के लिए, उसकी गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, ठीक है। तो हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए अपना पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए। तो इस कॉन्सेप्शन को यूज करते हुए, इस ह्यूमन राइट्स के इस अजम्पशन को यूज करते हुए बहुत सारी इनइक्वालिटीज, सोशल इनइक्वालिटीज को चैलेंज किया जाता है, जैसे इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन रेस, कास्ट, रिलीजन, जेंडर एटसेट्रा, ठीक है। तो जो आजकल यूनाइटेड नेशन डेक्लेरेशन, यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो इसी अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो वो ह्यूमन राइट्स को मानती है कि दोज राइट्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर लीडिंग ए लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। और दुनिया भर में जो लोग ऑपरेशन का शिकार हैं वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन को यूज करते हैं अपने ऊपर जो उनके ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है उसको चैलेंज करने के लिए,
और बहुत बार वो सक्सेसफुल भी होते हैं, जैसे कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जा चुका है, लेकिन अभी भी क्या है, बहुत सारी स्ट्रगल्स अभी भी चल रही हैं। ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स पीपल क्लेम करते हैं वो एक्सपैंड हुए हैं ओवर द इयर्स। ठीक है, जैसे क्या है, धीरे धीरे हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियस हो रहे हैं, तो people have started demanding rights to clean water, sustainable development, clean air, etc. ठीक है, जो हमारे इस ऑथर का ये कहना है कि जो हमारे क्लेम्स हैं कि हमें क्या क्या अधिकार चाहिए वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अब हम ये मानते हैं कि साफ हवा, साफ पानी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमारा अधिकार है। ठीक है, एक और बात है कि जैसे क्राइसिस के टाइम पे, वॉर्स के टाइम पे क्या था, जो विमेन थी या चिल्ड्रन थी, सिख थी, वो उनको बहुत कुछ सहना पड़ता था। ठीक है, तो इसलिए ऐसी डिमांड्स भी आती हैं कि राइट्स फॉर लाइवलीहुड, राइट्स फॉर चिल्ड्रन एंड राइट्स फॉर विमेन। आगे हम देखते हैं लीगल राइट्स एंड द स्टेट। ठीक है, वाइल क्लेम्स फॉर ह्यूमन राइट्स अपील, कि जब लोग ह्यूमन राइट्स के लिए क्लेम करते हैं कि हमें ये राइट चाहिए या हमें वो राइट चाहिए, तो उनके जो क्लेम है, उनकी जो डिमांड्स हैं वो मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिन पे सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, कि लोग तो राइट्स मांगेंगे, अब उनके वो क्लेम जो है, उनकी डिमांड है, पूरी होगी कि नहीं होगी, ये गवर्नमेंट पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए क्या है कि जो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लीगल राइट्स इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जनरली क्या है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बिल ऑफ राइट्स इंश्राइन किया ही हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड होता है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल जाए किसी राइट को, तो फिर वो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। जैसे हमारे क्या है, राइट टू लाइफ, राइट, मतलब जितने हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उनको मायने मिले हुए हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंश्राइंड है, इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है और वो हमसे कोई भी गवर्नमेंट टेक अवे नहीं कर सकती। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन होना किसी क्लेम का वो इतना जरूरी है कि बहुत सारे थ्योरिस्ट जो है स्टूडेंट्स, वो राइट्स को ये नाम देते हैं, वो बोलते हैं कि राइट्स आर क्लेम्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, कि जो सिटीजन्स हैं किसी कंट्री के, पीपल हैं, वो क्लेम्स तो बहुत करते हैं, लेकिन जो क्लेम गवर्नमेंट मान जाए वो उनका राइट बन गया। ठीक है, टाइम के साथ जो लॉज है वो बहुत ज्यादा रीइंटरप्रेट हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि जैसे जो लोग पहले एक्सक्लूडेड थे वो इंक्लूड हो रहे हैं और अपनी अलग से डिमांड्स कर रहे हैं, तो द नेसेसरी कंडीशंस फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट वो भी चेंज हो रहा है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि हमारी डिमांड्स, जो राइट्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। अब हमको क्लीन एयर भी चाहिए, क्लीन वाटर भी चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सक्लूडेड ग्रुप्स भी राइट्स मांगने के दायरे में आ रहे हैं, एम्पावर हो रहे हैं, तो वो अपने अलग से राइट्स मांग रहे हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, जो राइट्स होते हैं ना, राइट्स आर क्लेम दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्टेट। ठीक है, कि राइट्स के थ्रू लोग स्टेट से, गवर्नमेंट से चीजें मांगते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई पर्सन बोलता है कि गिव मी द राइट टू एजुकेशन, कि मेरे पास शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, तो वो शिक्षा का अधिकार किससे मांगता है? वो सोसाइटी से या अपने पड़ोसियों से या किसी और से नहीं मांगता, वो गवर्नमेंट से डिमांड करता है। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, वो बेसिक एजुकेशन के प्रोविजंस बनाए। ठीक है, तो सोसाइटी जो है, सोसाइटी एट लार्ज भी खुद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करके ये काम कर सकती है, मतलब एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम सोसाइटी भी करती है। लेकिन जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बेसिक क्लेम्स किया जाता है, वो किसको किया जाता है? वो गवर्नमेंट को किया जाता है, स्टेट को किया जाता है। ठीक है, primary responsibility rests upon the state. It is the state that must initiate necessary steps to ensure that my right to education is fulfilled. In necessary steps, initial steps तो state को ही लेने पड़ेंगे। तो क्या है स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो राइट्स होते हैं ये स्टेट के ऊपर एक तरह की ऑब्लिगेशन लगाते हैं, स्टेट के ऊपर एक बंदिश लगाते हैं कि उसको कुछ तरीकों से एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इट प्लेसेस एन ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन सर्टेन काइंड्स ऑफ वेज।
जैसे कि माई राइट टू लाइफ ऑब्लाइजेस द स्टेट टू मेक लॉज दैट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इंजरी बाय अदर्स एंड प्रोवाइड अदर कंडीशंस दैट मीन नेसेसरी फॉर हेल्दी लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, माई राइट हियर प्लेसेस सर्टेन एब्लिगेशंस अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। ठीक है, जैसे राइट टू लाइफ है तो वो क्या करता है, वो ऑब्लाइज करता है स्टेट को कि वो इस तरीके से कानून बनाए कि वो एक पर्सन को प्रोटेक्ट करे इंजरी से। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो राइट है ये स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन लगा रहा है ना, बंदिश लगा रहा है ना कि उसे एक तरीके से एक्ट करना पड़ेगा ताकि वो अपने जो सिटीजन्स हैं उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, जो राइट्स होते हैं दे मस्ट माइट आल्सो सजेस्ट व्हाट द स्टेट मस्ट रेफ्रेन फ्रॉम डूइंग। पहले हमने क्या डिस्कस किया कि राइट्स जो है वो गवर्नमेंट को, स्टेट को यूं बोलते हैं कि उसने क्या काम करना है, कि उसने अपने सिटीजन्स की डिग्निफाइड लाइफ को इंश्योर करना है, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है, सिटीजन्स को एजुकेट करना है। पहले तो ये डिस्कस किया कि राइट्स जो है वो ऑब्लिगेशन डाल रहे हैं स्टेट पे कि उसको क्या करना है, लेकिन राइट्स जो है वो इस तरह के ऑब्लिगेशन भी डाल सकते हैं स्टेट पे कि उसको क्या नहीं करना है। जैसे माई राइट टू लिबर्टी एज अ पर्सन सुजेस्ट दैट स्टेट कैन नॉट सिंपली अरेस्ट मी एट इट्स ओन विल। जैसे राइट टू लिबर्टी है वो ये सजेस्ट करता है कि स्टेट उसको ऐसे आर्बिट्रेरीली किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, राइट्स जो हैं वो स्टेट को कुछ काम करने से मना कर रहे हैं कि आप किसी भी सिटीजन को आर्बिट्रेरीली अरेस्ट नहीं करोगे। अगर आप अरेस्ट करोगे तो आपको कुछ वारंट दिखाना होगा या आपको अपना एक्शन जो है वो डिपेंड करना होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो हमारे राइट होते हैं दे एंश्योर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज्ड विदाउट वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ एंड लिबर्टी। राइट्स इंश्योर करते हैं कि स्टेट अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को एक्सरसाइज करे पर उसको इंडिविजुअल की लाइफ और लिबर्टी के साथ कुछ वायलेशन नहीं करनी है। जो रूलर्स होते हैं दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड मस्ट नॉट फॉरगेट दैट लॉ एग्जिस्ट टू एंश्योर द गुड फॉर द पीपल। इस तरीके से गवर्नमेंट को, रूलर्स को ये भूलना नहीं होगा कि जो कानून है वो लोगों के भले के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ राइट्स। ठीक है, काइंड्स ऑफ राइट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, सबसे पहले पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स क्या कहते हैं, द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। कि ये सभी सिटीजन्स को बराबर रखते हैं कानून के सामने, सभी सिटीजन्स क्या है, बराबर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है पॉलिटिकल राइट्स में। और किस तरीके से पॉलिटिकल राइट्स किसी पर्सन को ये अधिकार देते हैं कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके, अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सके। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सके, इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट कर सके, पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर सके। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ जो सिटीजन्स हैं उनको सिविल लिबर्टीज भी दी जाती हैं, जैसे फ्री एंड फेयर ट्रायल, राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज फ्रीली, राइट टू प्रोटेस्ट एटसेट्रा। ठीक है, कलेक्टिवली जो होती हैं लिबर्टीज जो दी जाती हैं सिटीजन्स को, और जो उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं जैसे राइट टू वोट, राइट टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस एटसेट्रा, जिन दोनों मिलकर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बनाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल राइट्स गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं लोगों के लिए। ठीक है, दे गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द कंसर्न्स ऑफ इंडिविजुअल ओवर द रूलर्स एंड बाय इंश्योरिंग दैट ऑल पर्सन्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं और लोगों को ये अधिकार देते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसका मतलब तभी होता है जब बेसिक नीड्स हैं जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग की, वो अच्छे तरीके से मीट हो गई हों। नेक्स्ट आते हैं हमारे इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है, जैसे बहुत सारे कंट्रीज में इकोनॉमिक राइट्स को बहुत मान्यता दी जाती है, जैसे जो सिटीजन्स हैं उनको हाउसिंग मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है स्टेट की तरफ से, कि वो इकोनॉमिकली भी स्टेट उनको हेल्प करती है डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे देशों में क्या होता है, अनएम्प्लॉयड पर्सन को सर्टेन मिनिमम वेज मिलती है सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देयर बेसिक नीड्स। जैसे इंडिया में जो है नरेगा का जो प्रोग्राम है कि 100 डेज उनको अगर एम्प्लॉयमेंट उनके पास नहीं है तो मिलेगा ही मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से।
इकोनॉमिक राइट्स के साथ साथ आजकल कल्चरल राइट्स की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन इन वंस मदर टंग, राइट टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर टीचिंग वंस ओन लैंग्वेज एंड कल्चर, ये आजकल इनको रिकॉग्नाइज किया जाने लग गया है कि ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है डिग्निफाइड और अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो क्या है, धीरे धीरे क्या है, the lists of the rights demanded by the people is increasing steadily. Next is rights and responsibilities, ठीक है। जो राइट्स है स्टूडेंट्स, हमने देखा वो स्टेट को, गवर्नमेंट के ऊपर तो ऑब्लिगेशंस लगाते ही हैं कि उसे ऐसे एक्ट करना है और ऐसे नहीं करना है, ठीक है। दे ऑल्सो प्लेस ऑब्लिगेशंस ऑन ईच वन ऑफ अस, कि हमारे ऊपर भी वो ऑब्लिगेशंस लगाते हैं, ठीक है, कि हमें अपने राइट्स को फुलफिल करते हुए किसी और के राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करना है, ठीक है। और हमें जो जनरल गुड है लोगों के लिए उसको ध्यान में रखना है, जैसे लाइक प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर्स, मिनिमाइजिंग एयर एंड वाटर पोल्यूशन, मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये सब चीजें भी हमें करनी है, ठीक है। राइट्स जो हैं दे रिक्वायर दैट पर्सन रिस्पेक्ट्स द राइट्स ऑफ अदर्स, राइट्स ये पर्सन से मांगते हैं कि वो अपने हितों का, अपने अधिकारों का को एंजॉय करते हुए दूसरों के अधिकारों का भी ख्याल रखे, ठीक है। कि जैसे कि अगर हमारे पास राइट टू एक्सप्रेस आवर व्यूज है तो दूसरे पर्सन के पास भी है, ठीक है। तो आवर राइट्स आर लिमिटेड बाय प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एंड सेम राइट्स फॉर ऑल। और जो थर्ड प्रिंसिपल है, वी मस्ट बैलेंस आवर राइट्स व्हेन दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कि जैसे हमारे पास राइट्स ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन हमारा राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो किसी की प्राइवेसी को इन्फ्रिंज नहीं करता होना चाहिए, कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के बारे में ऐसी बातें बोलें जो उनके राइट टू प्राइवेसी को हनन कर रही हों, उसको एक गलत तरीके से अफेक्ट कर रही हों, ठीक है। Fourth, citizens must be vigilant about limitations which may be placed on their rights, कि हमारे पास अधिकार है लेकिन उनमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जरूर होंगी, तो जो लिमिटेशंस है उसके बारे में भी सारे सिटीजन्स को पता होना चाहिए, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शंस इंक्रीज की जा रही हैं लोगों की लिबर्टी के ऊपर, सिटीजन्स की लिबर्टी के ऊपर, ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे जो फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस इंक्रीज की जाती हैं, उसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है अपनी पावर यूज करती है सिविल लिबर्टीज को कर्टेल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट, बहुत ऐसा खदशा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो अथॉरिटेरियन बन जाए, ठीक है। और इट मे अंडरमाइन द वेरी रीजन फॉर विच द गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट, नेमली वेलबींग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट, कि कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट इतनी अथॉरिटेरियन बन जाए कि वो अपने सिटीजन्स की वेलबींग को ही कंसिडर करना बंद कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑथर ये कहना चाहता है कि इवन दो राइट्स कैन नेवर बी एब्सोल्यूट, वी नीड टू बी विजिलेंट इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स एंड दोज ऑफ अदर्स फॉर दे फॉर्म द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कि हमें अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए हमारी सोसाइटी का जो डेमोक्रेटिक नींव है, ठीक है, डेमोक्रेटिक बेसिस है, उसको प्रोटेक्ट करना है। दिस वाज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।